हेलो दोस्तों, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग क्लासेज। अध्याय 8, क्योंकि 7 अध्याय तक हमारा हो गया था। मूल विधि चल रहा है। मूल विधि में हम आईपीसी कर रहे हैं, इंडियन पीनल कोड। आईपीसी चल रहा है। 7 अध्याय हो गए थे, पार्ट 4 तक हो गया। आज ये भाग 5 है। भाग 5 है। अध्याय 8 और 9 इसमें देखेंगे। 8वें अध्याय की मेन बातें जो भी हैं, इम्पॉर्टेंट बिंदु, वो सारे मैंने लिखे हैं। मैं इन्हें समझाता हूँ। इसके बाद फिर अध्याय 9 देखते हैं। अध्याय 9 छोटा सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर इसके बाद अगले वीडियो में 2 अध्याय, इसी करके अगले वीडियो में हो जाएंगे 10, 11, 12, 13, ऐसे करके चले जाएंगे। फिर 10, 12 वीडियो में ख़त्म हो जाएगी। तो आज 5वां वीडियो है। इसके बाद कल 6ठा मिस नहीं करेंगे। सोचेंगे, कोशिश रहेगी 10, 12 दिन में ये पूरा हो, 2 हफ्ते में पूरा हो जाए। कोशिश रहेगी मेरी, मिस ना हो वीडियो, क्योंकि गैप हो गया अब 2-3 दिन का बीच में। चलिए आइए देखते हैं। अध्याय 8 है, चैप्टर नंबर 8, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। लोक प्रशांति मतलब कि शांति। अगर लोक शांति अर्थात जन शांति है, जन शांति में विघ्न डालना, लोक शांति में विघ्न डालना के संबंधित प्रशांति को भंग करने विरुद्ध या फिर शांति के विरुद्ध जितने भी अपराध, उनके विषय में इसमें बात की गई। तो पहला बोलता है इसमें धारा 144 से 160 तक आती हैं। कौन सी धारा 141 से 160 तक, सॉरी 44 बोल दिया, 141 से 160 तक। ठीक है। बोलता है धारा 141 बोलती, कहेंगे धारा 144 लगी है, धारा 144 लगी, वो सब इसमें ही आता है। ठीक है, चलो देखते हैं। धारा 141 बोलता है कि विधि विरुद्ध जमाओ। विधि विरुद्ध अर्थात विधि, यहीं भी विधि शब्द मिले तो इसका मतलब कानून, अर्थात कानून के विरुद्ध कोई भी जमाओ। जमाओ मतलब कि जमाओ समझते हैं ना, जन का समूह, लोगों का समूह ही क्या है, जमाओ है। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति का कहलाएगा, जमाओ कहलाएगा। अगर जो विधि विरुद्ध हो तब, अर्थात कानून के विरुद्ध हो तब। ठीक है। 141 धारा 144 लग जाते तो क्या बोलते हैं कि अब 5 से ज़्यादा व्यक्ति, 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं दिख सकते, नहीं रह सकते। आगे वो धारा 142 क्या बोलती है, जो तथ्यों से परिचित होते हुए, तथ्य मतलब यहाँ पे कौन से तथ्य, जैसे किसी को कानून मालूम है या फिर मालूम है धारा 144 लगी है, तब भी वो उस चीज़ का उल्लंघन कर रहा है, कानून का उल्लंघन कर रहा है, कानून से परिचित है, तथ्य से परिचित है, तो ऐसे जनसमूह मतलब लोगों के समूह का सदस्य बनता है। फिर भी ऐसे समूह का सदस्य बनता है। अब 5 लोग इकट्ठे खड़े थे, हाँ मुझे मालूम है, 5 लोग इकट्ठे खड़े थे, मुझे मालूम है धारा 144 लगी है, यहाँ पे खड़े होना गैर कानूनी है, या फिर यहाँ पे नहीं खड़े होना है, या फिर किसी अधिकारी के घर के सामने नहीं जमाव करना है, कुछ भी ऐसा कुछ। तो अगर उसका मैं यहाँ पे इसके साथ शामिल हो जाऊँ तो वही बात बोल रहा है। ये मतलब तथ्य ये सब जानते हुए भी अगर आप इस ऐसे समूह का सदस्य बनते, इसमें शामिल होते हैं, तो विद्युत के विरुद्ध समूह है, अर्थात कानून के विरुद्ध खड़ा है, ऐसे समूह के सदस्य बनते हैं, तो आप क्या होंगे, आप इस सदस्य का, इसके सदस्य कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इसके विधि विरुद्ध समूह के सदस्य कहलाएंगे। कहने का प्राय यह है कि आप भी इसके सदस्य, आपकी भी गिनती इसके सदस्यों में होगी, आप भी इसके सदस्य कहलाएंगे और आप भी दोषी कहलाएंगे। यही आगे वाली धारा यही चीज़ बताती है। 143 जो व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा, इसमें आप सदस्य बन गए, इसमें शामिल हो गए। अब धारा 143 कह रहे जो कोई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा, 6 माह कारावास या जुर्माना या फिर दोनों होगा। 6 माह तक का आपको कारावास भी हो सकता है, जुर्माना भी हो, या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। अब धारा 144 क्या बोलती है, हथियारों के साथ शांति भंग करने पर 2 साल तक का कैद हो सकती है। हथियारों के साथ शांति भंग, अर्थात कोई भी हथियार हो, या फिर हथियारों के साथ, जरूरी नहीं आप तमंचा लेके घूम रहे हैं, तमंचा चलाए हैं, तमंचा लेके आप घूम भी रहे हैं, तब भी अगर आप शांति भंग कर रहे हैं, ठीक है, तो भी आपको भंग करने पर क्या होगी, 2 साल तक की जेल हो सकती है। ठीक है। अब हथियार, अब यहाँ पे यही चीज़ है, ये 2 बातें, ये सारे के सारे एक ही
पहलू पे बातें हो रही हैं, सारी की सारी बातें किस पर हो रही है, एक ही पहलू पर हो गई। इसको अलग मत लेना। हथियार विरुद्ध मतलब कि कोई अकेला व्यक्ति यहाँ पे नहीं, अकेले व्यक्ति के लिए बात नहीं हो रही, पूरे इसी विधि विरुद्ध जमाव के लिए ही ये भी बात है। बात सबको समझना, विरुद्ध विधि विरुद्ध जमाव के लिए ही ये बात है, ठीक है। तो उसके लिए अगर ऐसे जमाव करता है तो भी, अगर हथियारों के साथ करता है, हथियारों के साथ शांति भंग करता है तो भी, ठीक है। बात समझ में आई। अगला बोलता है धारा 146, 145 खासा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ते हैं। 146 बोलती है बलवा की परिभाषा। 146 में क्या है, बलवा। ये बलवा क्या है बताते हैं। बलवा की परिभाषा है, बलवा की परिभाषा में क्या है, 5 या अधिक सदस्य, 5 हों या 5 से अधिक लोग हों का जमाव के उद्देश्य, 5 या 5 का अधिक का जमाव हो, उनका उद्देश्य क्या है, उनका उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग। 5 या 5 व्यक्तियों के समूह का जमाव का उद्देश्य क्या था, अग्रसर करने में बल। उद्देश्य क्या था इनका, अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग। चाहे बल का प्रयोग करे या फिर हिंसा का प्रयोग कर दे, वो किसके तहत आता है, बलवा के तहत दोषी क्या आता है, किसके तहत आता है, बलवा के तहत दोषी होगा। समझ आई बात। 5 या 5 से अधिक समूह का जमाव हो, वो बल के प्रयोग से या हिंसा के बल के प्रयोग से, बल का प्रयोग करे या फिर हिंसा का प्रयोग करे, वो क्या किसके तहत दोषी होगा, बलवा के तहत दोषी होगा। अगर बलवा का तहत दोषी है तो उसके 2 साल तक का कारावास होगा। 153 का क्या बोलता है, धर्म या मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, जाति आदि के आधार पर कोई शत्रुता बढ़ाता है, आदि के आधार पर कोई दुश्मनी फैलाता है, आदि के आधार पर कोई लड़ाई करवाता है, दंगा करवाता है, तो वो भी, उससे संबंधित भी दंड का प्रावधान है। ऐसा भी कोई समूह या कोई करता है तो उसके संबंधित भी दंड का प्रावधान है, ठीक है। अब 153 का खा बोलती है राष्ट्रीय अखंडता, अर्थात राष्ट्रीय अखंडता मतलब राष्ट्रीय एकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, लांछन समझते होंगे आप, प्रतिकूल अर्थात अपोजिट में प्रभाव, अर्थात अखंडता एकता को तोड़ने की कोशिश कोई करे, अखंडता या एकता को कोई तोड़ने की कोशिश करे, उस लांछन संबंधी अपराध करे, उस पर लांछन लगाए। लांछन किस पर, राष्ट्रीय अखंडता पर, राष्ट्रीय एकता पर, तो उससे संबंधित अपराध का वर्णन किया गया है धारा 153 खा में। 159 बोलती है दंगा की परिभाषा, एफरे की परिभाषा, एफरे की परिभाषा क्या है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पब्लिक प्लेस, अर्थात सार्वजनिक बोले तो पब्लिक प्लेस बोलते हैं ना, पर लड़कर शांति के विघ्न, शांति में क्या डाले, विघ्न डालते हैं, तब वह क्या कहलाएगा, दंगा कहलाएगा। कोई पब्लिक प्लेस पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लड़ डालें, उसमें शांति भंग, अशांति फैलाएं या शांति भंग कर दें, तो क्या कहलाएगा, दंगा कहलाएगा। अब दंगा में ज़्यादातर तो जनरली हम सब यही जानते हैं, जब बहुत सारे लोग लड़ जाते हैं तो वो दंगा कहलाता है। दंगा 2 व्यक्तियों से भी बन जाता है। जैसे हम हैं, हम किसी के साथ मान लो किसी तहसील में गए हैं, किसी तहसील में किसी काम से गए हैं, अब हमारी किसी से बनी ना, हम मारपीट पे आ गए, लड़ गए, बातों बातों में जड़ गए, नहीं तो लड़ डाले ऐसे, मान लो कुश्ती नहीं हुई, मारपीट नहीं हुई, लड़ डाले ऐसे, वो भी चिल्लाए हम भी चिल्लाएं, वो भी गाली दे हम भी गाली दे, तो वहाँ पे वो पब्लिक प्लेस है, वहाँ पे बहुत सारे लोग आए होंगे, काम सैकड़ों लोग आते जाते रहते हैं, काम से आए होंगे, वो उन सबका ध्यान क्या होगा, भंग होगा। अधिकारी जो भी होंगे वहाँ पे, जो लेखपाल होंगे, जो कोई भी होगा, सारा का सारा सबका ध्यान भंग होगा, अर्थात जो वहाँ पे शांति बनी होगी वो शांति क्या होगी, भंग होगी। ऐसा करने पर भी वो दोषी होगा, अर्थात वो ऐसा करना पर भी वो क्या कहलाएगा, दंगा कहलाएगा। और दंगा संबंधी भी अपराध है, दंगा भी क्या है, अपराध है, इसके लिए भी कारावास है। चलो ये अध्याय आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम अध्याय 9 देखते हैं। हेलो बच्चों, ये तो पहले हो चुका है। अध्याय 9 देखते हैं, लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराध के विषय में, या उनसे संबंधित अपराध के विषय में। धारा 161 से 171 तक है इसमें आते। इसमें कुछ खासा इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं है। धारा 170 के तहत लोक सेवक का प्रतिरूपण के दंडनीय, प्रतिरूपण को क्या माना जाता है, दंडनीय अपराध माना जाता है। लोक सेवक को प्रतिरूपण करते हैं, उसे अपना काम नहीं करने देते, तो ये क्या है, दंडनीय अपराध है, ठीक है, ठीक है। या लोक सेवक कोई अपना काम नहीं करता तो वो भी क्या है, दंडनीय अपराध, अपनी ड्यूटी का पालन ना करे या फिर ऐसा कुछ, ठीक है। अब बोलते हैं नौका का निर्वाचन संबंधी अपराध। निर्वाचन संबंधी अपराध बोलते हैं कि इसमें क्या है, 170 से
171 खा तक, 170 से 171 खा तक है। आ गई बात समझ में? कहाँ से कहाँ तक है बउआ? 171 से 170 का से 171 खा तक है। धारा 171 का खा में निर्वाचन में रिश्वत से संबंध में उपबंध है। रिश्वत संबंधी उपबंध अर्थात रिश्वत संबंधी, रिश्वत कोई लेता है, कोई लोक सेवक, ठीक है, कोई कर्मचारी। मैंने एक चीज़ बात बताई थी पहले भी, जो कांस्टेबल है ये लोक सेवक नहीं आएगा। जो बड़े अधिकारी होगा जैसे तहसीलदार है वो लोक सेवक आएगा। जो कुर्सी पे बैठा है किसी, ठीक है, जिसके अंडर में बहुत सारे आते हैं, ये सारे लोक सेवक में आता है। कोई जल थेना, फल थेना, ये सब लोक सेवक का अधिकारी या फिर उनके, ठीक है, सेना के सिपाही सोल्जर जो हैं वो भी लोक सेवक में आते हैं, ठीक है। कांस्टेबल है वो लोक सेवक में नहीं आएगा। तो उसमें क्या होता है, 171 खा में निर्वाचन में रिश्वत संबंध उपबंध है। ये बोलता है कोई अगर रिश्वत लेते, 171 अंगा में क्या है, अगर कोई रिश्वत लेने वाला वह लोक सेवक है तो उसे अधिकतम कितनी, उसे 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। अगर सत्कार रूप से, सत्कार के रूप में अगर कोई रिश्वत लेता है, सत्कार के रूप में दी गई रिश्वत के लिए केवल जुर्माना है, सजा नहीं है, केवल जुर्माना है। सत्कार के रूप में कहा है कि हाँ भैया ले, कोई पैसे ले लेना, लो भैया ले लेना, ले चाय नाश्ता कर लेना। सत्कार के रूप में, उसकी सेवा के रूप में, जैसे ना सत्कार करते हैं, सत्कार के रूप में देखो उसकी सेवा के रूप में, चाय नाश्ता करने के लिए, या फिर ऐसे चाय नाश्ता करा दिया, चाय नाश्ता करने के लिए 100-200 रुपये दे दिए तो भैया हमारा काम कर देना। ऐसा भी चाय नाश्ता के लिए भी कोई पैसा लेता कि हाँ भैया लाओ चाय नाश्ता के लिए दे दो। वो उस तरह से मतलब को मोटी ताजी रकम नहीं ले रहा है, केवल चाय नाश्ता के लिए थोड़ा बड़ा भी ले रहा है, ठीक है। तो अगर उसका काम ऐसे कर रहा है गलत तरीके से, ठीक है, या फिर भाई का नंबर लगा था, लाइन लगी थी, समझो ऐसे लाइन लगी थी, लाइन में पीछे वाले का नंबर आना, तो भैया मेरे से 100 रुपया ले लो, चाय पुड़िया के लिए ले लेना, ठीक है। ये क्या हुआ, सत्कार के रूप में हुआ, मेरा काम कर दो पहले। तो ये भी एक तरह का रिश्वत ही तो हुई। तो अगर ऐसा कुछ करता है, मिलता है, तो केवल उसे जुर्माने का हक होगा। क्या होगा, केवल जुर्माने का प्रावधान है, उसके लिए कोई सजा नहीं। ऐसा करते समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट। वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए। यूपीएसआई वालों भैया लग जाओ, 1 अप्रैल आ ही गया है, बस फॉर्म अप्लाई करना है। जून में पेपर है, जून में पेपर है, याद रहे। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। सिलेबस लपेट लेंगे, तब तक हम बनाए रखना बस।